गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर चल रहा था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका हमारा पहला लेक्चर हो चुका था। थोड़ी सी कुछ बेसिक टर्म्स हो चुकी थी, इसकी कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हो चुकी थी। नीचे कमेंट्स में मैंने देखा स्टूडेंट्स के, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर हिंदी में बोलो। मैं इस संबंध में आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। मुझे बताओ, जो ये इंग्लिश और हिंदी है ये क्या है? इंग्लिश और हिंदी की बात करूं तो कभी भी इनके पास लिखा हुआ देखा होगा मीडियम, माध्यम। माध्यम लिखा देखा होगा, ना कि ये मंजिल है। अब समस्या क्या होती है, आजकल नशा चढ़ा हुआ है पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। लेकिन मुझे ये बताओ, ये अंग्रेजी या हिंदी एक माध्यम है या मंजिल है? तो मेरे हिसाब से आप केवल अंग्रेजी के चिपक जाओ वो भी गलत है, केवल हिंदी के चिपक जाओ वो भी गलत है। आपको क्या करना है कि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं उनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आनी चाहिए, और जो इंग्लिश से हैं तो जितना हिंदी वाले अंग्रेजी समझ सकते हैं उतने अंग्रेजी वाले हिंदी भी समझनी चाहिए उनको। तो मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे सिमट के रह जाना अपने आप पे अत्याचार करना है, शोषण करना है। या जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ एक ही लैंग्वेज सिखाते हैं उन पर शोषण करते हैं मेरे हिसाब से। तो आपको करना क्या है, जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आप सीख सकते हो उतनी आप लैंग्वेज सीखो। सभी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्योर इंग्लिश के लिए बोलोगे तो मैं प्योर इंग्लिश में बता दूंगा, प्योर हिंदी के लिए बोलोगे तो प्योर हिंदी में बता दूंगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप सभी लैंग्वेज सीखो। जितनी लैंग्वेज आप सीख सकते हो उतनी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मैं थोड़ी सी बात आपसे पूछूं कि जैसे हमारे शरीर में पहनने की होती है, लेडीज पहनती है, नाक में पहनती है, नथ पहनती है, और पाजेब पहनती है पैरों में। अब मुझे बताओ कि जो नथ है मान लो सुंदर नहीं है तो क्या उसको पैरों में पहन सकते हैं? और मान लो पाजेब बहुत सुंदर है तो क्या उसको नाक में पहन सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसकी जिसका जो स्थान होता है उसको वही स्थान दिया जाना चाहिए। कहने का अभिप्राय क्या है कि ये सिर्फ लैंग्वेज है, माध्यम है, इनको सर पे नहीं चढ़ाना है। माध्यम है, सिर्फ इनसे अपना काम निकालना है। अब ऐसा थोड़ी है कि जो इंग्लैंड में रहने वाले स्टूडेंट हैं या वहाँ के आदमी वो सब स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ माध्यम है, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों आनी चाहिए। तो प्रयास मैं ये करूँगा कि कभी भी आप, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने कि पाजेब को कभी नाक में नहीं पहन सकते और नाक की नथ को पैर में नहीं पहन सकते, क्योंकि इनका यही स्थान है। तो लैंग्वेज की जितनी इसकी वो है आवश्यकता है, जितनी इसकी औकात है उतना ही इसको महत्व दो। जबरदस्ती सर पे मत चढ़ाओ। केवल अंग्रेजी से सब कुछ नहीं होने वाला, केवल हिंदी से सब कुछ नहीं होने वाला। तो मैं यही सलाह दूंगा कि दोनों, जैसे हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ टर्म मान लो मैं यहाँ हिंदी में नहीं बोल पाता हूँ तो आप उससे डिक्शनरी से उसको हिंदी में देख लिया करो, और ऐसे जो इंग्लिश मीडियम के वो प्रयास करें। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते हैं। चलो तो आगे चलते हैं, आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए। बाकी अभी आप खिलते हुए कमल हो, छोटे बच्चे हो, आपको पता नहीं है। आगे चल के हो सकता है मेरी ये बात आपको समझ में आए। तो केवल ये किताबी ज्ञान देना ही आवश्यक नहीं होता। अभी आप छोटे बच्चे हो, आपको संभालना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए मैंने ये बात करी, इस पर थोड़ा ध्यान देना। तो चलिए आगे हम बात करते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में। तो सबसे पहले तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, उसका आंसर करते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा था कि जो फर्टिलाइजर होते हैं, फर्टिलाइजर, उनमें जो डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फेट, यानी इसके माध्यम से फास्फोरस मिलता है और नाइट्रोजन मिलता है पौधे को। और एक दिया था यूरिया। यूरिया को हम खड़ी फसल में भी दे सकते हैं और बुआई से पहले भी दे सकते हैं। डीएपी को सिर्फ हम बुआई से पहले क्यों देते हैं, खड़ी फसल में क्यों नहीं दे सकते? तो इसका कारण क्या होता है कि जो यूरिया होता है तो यूरिया देने के बाद हम सिंचाई कर देते हैं, तो सिंचाई जल के साथ वो घुल के नीचे चला जाता है, पौधे की जड़ों के पास चला जाता है। लेकिन ये क्या होता है, इमोबाइल होता है। ये क्या है कि सोल्यूबल होके मूवमेंट नहीं करता। ये ऊपर यदि जमीन के ऊपर डाल दिया गया तो ये वहीं पड़ा रहेगा, जड़ के पास नहीं पहुंचेगा। इसलिए क्या किया जाता है, इसको जड़ के पास में दिया जाता है जिससे पौधे को ये प्राप्त हो सके। तो चला आगे आगे प्रैक्टिस हम डिस्कस करते हैं।
हमारा मैन्योर और फर्टिलाइजर हो चुका था। नेक्स्ट आता है हमारा, अब बोलो सोचो आप कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन इसको बोलते हैं पादप संरक्षण। पादप संरक्षण यानी पौधे को प्रोटेक्ट करना है। पौधे को क्या क्या खतरा हो सकता है? पहला, वीड्स से, खरपतवार से। दूसरा, डिजीज, रोग से। तीसरा, इंसेक्ट, ये होता है कीट से। ये 3 प्रकार के खतरे पौधे को हो सकते हैं। पहला, वीड। वीड क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ये वो प्लांट होते हैं अनवांटेड प्लांट ग्रोविंग एनीवेयर, मतलब ऐसे पौधे जो अवांछनीय होते हैं, अनडिजायरेबल होते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता होती है। इसको एग्जाम्पल के लिए समझना चाहो तो जैसे आप कहीं खाने के लिए जाते होंगे ब्याह शादी में, तो वहां मान लो एक जने का न्योता आया है और 5-7 जने और चले गए उसके साथ। तो जैसे एक जने का आया था और 4 जने और उसके साथ चले गए, तो कुल कितने हो गए? 5। 5 में से एक तो क्या था? डिजायरेबल था, वो तो चाहिए था, बुलाया था, और 4 चले गए वैसे ही। तो जो ऐसे ही चले गए जिनकी आवश्यकता नहीं थी, वो क्या है? खरपतवार है। समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। मतलब ऐसे पौधे जो हमें आवश्यक नहीं होते और मुख्य फसल के साथ ये उग जाते हैं। जैसे गेहूं की फसल है, उसके साथ सरसों का पौधा भी यदि उग रहा है तो क्या है? खरपतवार है। तो इसको हटाया जाता है निराई गुड़ाई करके, इंटरकल्चर ऑपरेशन बोलते हैं उसको, निराई गुड़ाई करके हटाते हैं। कुछ वीडिसाइड होते हैं। वीडिसाइड क्या होते हैं? वीडिसाइड, वीडिसाइड को बोलते हैं खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी मतलब ऐसे रसायन जो कि खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं, मतलब स्प्रे कर देते हैं खरपतवारों के ऊपर, वो नष्ट हो जाते हैं। फिर डिजीज, रोग। पौधों में रोग भी होते हैं जिसकी वजह से उनमें काफी नुकसान होता है, इसको कंट्रोल करते हैं, इसमें केमिकल काम में लेते हैं, फंजीसाइड वगैरह। फिर है इंसेक्ट, कीट, कीट वगैरह भी लगते हैं इसके अंदर, उनको कंट्रोल किया जाता है इंसेक्टिसाइड से, दवाइयों से, रसायनों से, उसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। तो ये क्या हो गया? प्लांट प्रोटेक्शन, पादप संरक्षण, ये कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट है आपका प्लांट प्रोटेक्शन, हमने कर दिया। नेक्स्ट आएगा आपका हार्वेस्टिंग। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग और विनोविंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? कटाई। हार्वेस्टिंग, कटाई। इन दोनों को हिंदी में भी इसको जो है थ्रेसिंग बोलते हैं, मड़ाई बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं इसको, और इसको ओसाई बोलते हैं। मड़ाई, ओसाई। देखो तीनों क्या होती होंगी? फसल को काटना, खड़ी हुई फसल को काटना और इकट्ठा करना। मतलब हार्वेस्टिंग में क्या होगा? एक तो होगा कटिंग, फसल को काटना, प्लस क्या होगा? गैदरिंग। गैदरिंग यानी इकट्ठा करना, काटना और इकट्ठा करना, ये क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कर ली उसकी। ये किसके द्वारा की जाती है? एग्जाम्पल किसका? उपकरण का नाम पूछ लिया जाए तो क्या उपकरण होगा इसमें? सिक्कल, दरांती बोलते हैं इसको, दरांती, दांतली, दरांती बोलते हैं। ये हो गया। फिर थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या किया जाता है? ग्रेन और हस्क, इन दोनों को अलग किया जाता है। क्या किया जाएगा? ग्रेन और हस्क। ग्रेन यानी दाना, हस्क यानी छिलका, भूसा। तो ग्रेन और हस्क दोनों को अलग कराया जाता है थ्रेसिंग में। थ्रेसिंग क्या होगा? सेपरेट
grains from chaff, मतलब छिलके व दाने को अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाती है। दाने और छिलके को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? अलग अलग करना ही थ्रेशिंग कहलाती है। फिर आता है हमारा विनोविंग। विनोविंग आपने देखा होगा औरतों को कभी कि एक छोटा सा पात्र होता है, उसको छत के ऊपर कभी देखा हो, हवा में जब हवा चल रही होती है तो उसको सेपरेट करते हैं, जैसे उसमें कोई तिनके वगैरह रह गए हों, कंकड़ पत्थर वगैरह रह गए हों, तो उसको हवा में अलग किया जाता है। तो भारी होने के कारण दाने तो नीचे गिर जाते हैं और जो छिलका वगैरह होता है वो हट के दूसरी तरफ चला जाता है। इसको बोलते हैं ओसाई। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा इम्प्लीमेंट है, उपकरण है, ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके माध्यम से ये तीनों काम एक साथ हो जाते हों। मतलब थ्रेशिंग कटाई भी एक, हार्वेस्टिंग कटाई, थ्रेशिंग मड़ाई और विनोविंग, ये तीनों एक साथ हो जाए, मतलब काटता भी जाए, फिर थ्रेशिंग दाना भी अलग करता जाए, फिर उसकी सफाई भी करता जाए। तो ये तो क्या हो गया? कटाई, इसमें दाना और भूसा अलग होना, और ये सफाई करना, ये तीनों एक साथ हो जाए। ऐसा कौन सा उपकरण है? तो एक आजकल जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें आता है कंबाइन। ये ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से तीनों काम एक साथ होते हैं। तो कभी देखा हो या नेट पे आप सर्च कर सकते हैं कंबाइन। उसमें क्या होता है? एक उपकरण होता है, एक मशीन होती है जिसके माध्यम से वो कटाई भी करती रहती है, फिर कटाई के साथ साथ वो अंदर ही उसमें ये सारी तीनों प्रोसेस एक साथ होती रहती हैं। कटाई भी होगी, थ्रेशिंग भी होगी, फिर ओसाई भी हो जाएगी, फिर उस बाहर सिर्फ ग्रेन आएगा उसके अलग। तो क्या हो गया? कंबाइन। नेक्स्ट आपका जो आता है, कटाई हो गई, मड़ाई हो गई, ओसाई हो गई। अब आपके पास ग्रेन है, अब क्या करोगे उसका? सोचो। नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास वो आएगा स्टोरेज। इसको बोलते हैं भंडारण। देखो भंडारण करने की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता इसलिए कि भंडारण यदि हम करेंगे तो जो ग्रेन है हमारा उसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक सेफ रख सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित, लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं। एक इंसेक्ट प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कीटों से सुरक्षा। देखो कभी कभार आपने देखा होगा कि जैसे हम अनाज को स्टोर कर देते हैं, जैसे गेहूं वगैरह को, तो उसमें इलियां लग जाती है, कीट लग जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए इंसेक्ट में और क्या आ सकता है? चूहे आ सकते हैं, चूहों से बचाने के लिए। तो इनके लिए, इसके लिए क्या करते हैं? हम स्टोरेज करते हैं, ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे। और दूसरा काम हो गया, इसमें कीट वगैरह कुछ लग जाएं तो उससे सुरक्षित करते हैं। तो स्टोरेज क्या हो गई? सबसे पहले क्या करेंगे स्टोरेज में? जैसे ग्रेन है, थ्रेशिंग विनोविंग करने के बाद हमारे पास क्या आ गया था? ग्रेन। ग्रेन को हम क्या करेंगे? सबसे पहले ड्राई करेंगे, ड्राई सुखाएंगे। सुखाने के बाद इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। किसका? या तो इंसेक्टिसाइड का या रोटेंडिसाइड। ये कीटनाशी होती है और ये होती है चूहानाशी, मतलब चूहों को मारती। ये दोनों हो गई, इसका स्प्रे करेंगे। ये क्या हो गया? दाना, सुखाना, और फिर क्या करेंगे? स्प्रे एंड छिड़काव कर दिया, स्प्रे कर दिया।
और उसके बाद क्या करते हैं, स्प्रे करने के बाद इसको फिल इन दी बैग, बैग में भर सकते हैं या आयरन कंटेनर, लोहे के कंटेनर में भर सकते हैं, बैग में भर सकते हैं। ठीक है, बैग कौन से होंगे, जूट, जिसको गांव में बोलते हैं बोरी, बोरी बोलते हैं, बोरे में भर देंगे, जूट बैग में भर देंगे या आयरन कंटेनर, लोहे के कंटेनर में भर देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दाने क्या करेंगे, सुखाएंगे, सुखाने के बाद उस पर क्या करेंगे, स्प्रे, कीटनाशी दवाई या रोटेंडिसाइड, चूहानाशी दवाई, क्योंकि चूहे भी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसको क्या करेंगे, बोरे में भरेंगे। ये हो गया आपका स्टोरेज। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक। यहां से ये आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस समाप्त होते हैं। नेक्स्ट आप आता है फूड कंपोनेंट। फूड कंपोनेंट, भोजन के घटक क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं भोजन की, तो हम भोजन क्यों करते हैं, जरा सोचो कि हम भोजन क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है। तो भोजन, जो सबसे पहला काम है भोजन करने का, रीजन क्या है, वो है गेट एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। पहला काम। दूसरा काम होगा प्रोटेक्शन। जैसे प्रोटेक्शन पौधे को जरूरत होती है, वैसे इंसान को भी होती है, पशु को भी होती है। किससे प्रोटेक्शन देता है ये भोजन हमें, किसी डिजीज से या किसी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है, हानिकारक सूक्ष्म जीव है, उसकी वजह से। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, रोग से, हानिकारक, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। इनसे सुरक्षा के लिए हमें क्या चाहिए, प्लांट बॉडी को, हमारी को प्रोटेक्शन चाहिए, संरक्षण चाहिए। तो ये किसके माध्यम से मिलता है, भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। एनर्जी प्राप्त होती है और प्रोटेक्शन मिलता है, और क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व, पोषक तत्व, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे बताओ कंपोनेंट क्या क्या होंगे भोजन के, ये आपका पढ़ा हुआ होगा छोटी क्लासों में भी। क्या क्या प्राप्त होते हैं भोजन के माध्यम से, जिसको हम बैलेंस फूड भी कहते हैं, संतुलित आहार, संतुलित भोजन भी कहते हैं। तो उसमें क्या क्या होते हैं फूड के कंपोनेंट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ईटीसी, ये हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं हिंदी में भी। मिनरल्स का मतलब खनिज पोषक, यानी पोषक तत्व मिनरल्स होते हैं। ये भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। अब इनको वन बाय वन हम पूरे को अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं विटामिन। हाँ, एक और बच गया आपका विटामिन।
विटामिन ये प्राप्त होते हैं। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, देखना ध्यान से। विटामिन कौन कौन सी होती हैं? ए, बी, सी, डी, ई, के। एक तो सवाल ये बनता है कि इसका अदर नेम क्या होता है, अन्य नाम विटामिन का। दूसरा होता है इसकी वजह से, इसकी विटामिन ए की कमी से डिजीज कौन सा होता है, डिजीज। फिर ये किस में पाया जाता है, विटामिन ए किस में पाया जाता है, किस फल में, सब्जी में। ये तीसरा होता है। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इनके अंदर से। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये चारों के नाम आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है इसकी? रथ पर एक टोपी, ये इसकी हो गई ट्रिक। अब इसको यहां लिख दो आप, रे थे पर का कुछ नहीं है, ए के टो फी। क्या बनेगा? ए को क्या बोलते हैं? रेटिनोल। रेटिनोल। थे से क्या बनेगा? इसका अन्य नाम क्या होता है? थायमीन। ए से एस कोर्बिक अम्ल। कैसे बनता है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। टो से बनता है टोकोफेरोल। और फे से बनता है फाइलोक्विनोन। रेटिनोल, थायमीन, एस्कोर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल, फाइलोक्विनोन। ये इनके क्या हो गए? अन्य नाम। ये अन्य नाम पूछे जाते हैं। विटामिन सी का अन्य नाम क्या है, ऐसे पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है इनकी वजह से रोग क्या होता है, तो उसकी भी मैं आपको बताता हूं। आर, रे से क्या याद रखोगे? रतौंधी। बी से क्या याद रखोगे? बेरी बेरी। और सी से क्या याद रखोगे? स्कर्वी। कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल। एक मिनट मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा सोर्स है जिसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है? पहले बताओ आप मुझे। तो मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताता हूं समझने के लिए आपको कि विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाई जाती है। जैसे जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें पाई जाती है। और या फिर खट्टे फल जैसे क्या, आंवला हो गया, आंवले में क्या पाया जाएगा? सिट्रस नींबू हो गया, उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी का मतलब बोलते वक्त क्या आ रहा है? सी। तो जिसको भी खाने से ऐसे आवाज आए, सी ऐसे आवाज आए, उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी। जैसे आंवले खाएंगे तो खट्टा लगता है तो सी ऐसे आवाज आती है मुंह से। मिर्च खाएंगे तो मिर्च खाने के बाद जब जलन लगती है मुंह में, कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, मतलब सी की आवाज आई, तो विटामिन सी। और किस में पाया गया? मिर्च में, आंवले में, नींबू में। और जैसे एक पाया जाता है यूरिन में, किसमें? मूत्र में। इसको कैसे याद रखोगे? जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको टॉयलेट नहीं लगती तो माँ कैसे करती है? करके देखो, एक बार देखा होगा गांव में आपने। तो छोटे बच्चे को टॉयलेट करवाने के लिए सी की आवाज निकालती हो, जिससे बच्चा टॉयलेट उतर जाता है उसका। तो उसे आप याद रख सकते हो, विटामिन सी को।
इन सब की अलग अलग ट्रिक बताएंगे। अभी क्या है कि थोड़ा टाइम कम है, मेरे को कहीं जाना था, इसलिए मैं इसको यहीं ऑफ करता हूँ। बाकी के इसकी जो किस में पाए जाते हैं और इनके रोग क्या होते हैं उन सब की बात करेंगे। फिर आगे कार्बोहाइड्रेट है और वसा जो है, फैट्स वगैरह है, उनका डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आगे का टॉपिक चालू करेंगे। तो इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।